chapter. This is purely theoretical part, chapter 1. One by one आप अगर हम रीड करते जा रहे हैं एंड जहां समझाने की बात होगी आई विल मेक इट क्लियर. We are following double entry system, and this double entry system owes its, we all know who is father of accounting. We all know Luca Pacioli. Now here comes two next term. One is what are transactions and what are events. Tell me if you have any idea transaction आप किसे बोलते हो, event किसे बोलते हो? If you have any idea, what are transactions, what are events? Tell me. Anyone? मैम जब कुछ अमाउंट ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे के अकाउंट में तो उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं. ट्रांजैक्शन मीन्स, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, बिजनेस एक्शन. Transactions means business action. Anything we do, any action we take in business is a transaction. Like sell, purchase, occurrence of any expenses, incurrence of any expense. कोई भी खर्च हम कर रहे हैं, कोई भी इनकम कर रहे हैं, कोई भी एक्शन ले रहे हैं. एक एसेट खरीदे वो ट्रांजेक्शन है. ट्रांसपोर्टेशन के लिए खर्च किए, प्रिंटिंग स्टेशनरी के लिए खर्च किए, डायरेक्ट वेजेस दिए, सैलरी दिए, पीएल का कोई भी आइटम के बारे में हम बात कर रहे हैं. These all are business action. ट्रांजेक्शन का मतलब होता है बिजनेस एक्शन, राइट? क्या ये थ्रू आउट द ईयर होता है, साल भर होता है? टेल मी. एवरी डे होता है? यस मैम. ठीक है, तो ये हर साल होता है. एग्जाम्पल्स पूरे पीएल भरे पड़े हैं. कोई भी एसेट खरीद रहे, कोई भी लायबिलिटी इनकर कर रहे, कोई भी खर्च कर रहे, सेल कर रहे, परचेज कर रहे. These all are actions and known as transactions. Okay, transaction means performance of an act. कोई भी बिजनेस एक्ट को करना ही ट्रांजेक्शन है. और ट्रांजेक्शन के एग्जाम्पल्स कहाँ मिलेंगे? एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे ट्रेडिंग एंड पीएल में. ट्रेडिंग पीएल वी हैव, हम यहाँ छोटा सा ट्रेडिंग पीएल अगर ड्राफ्ट करें, ट्रेडिंग पीएल में जो भी आइटम आप देख रहे हो, दीज ऑल आर ट्रांजेक्शंस. क्या क्या देख, एक्सेप्ट 4 थिंग्स: ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जीपी एंड एनपी. इन चारों को छोड़ करके आप ट्रेडिंग एंड पीएल में कुछ भी देख रहे हो, लाइक सेल, like purchase, like all expenses, these all are transactions. तो आप पूछोगे मैम ये चारों क्या है? These 4 are result. These are not action. Opening stock is the result of last year transaction. Last year हमने खरीदा और बेचा, कुछ बच गया रिजल्ट के रूप में, वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक है. Similarly, closing stock is the result of this year transactions. ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट और रिजल्ट ही, और नेट प्रॉफिट भी रिजल्ट ही. गॉट इट ना? ट्रांजैक्शन अब क्लियर है? कहाँ दिखेगा? दो बातें सीखे हम लोग. ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्शन नंबर 1 कब होता है? साल भर होता है. कहाँ दिखता है? ट्रेडिंग पीरियड में दिखता है. गॉट इट? याद रहेगा? यस मैम. ओके, नेक्स्ट इज इवेंट्स. व्हाट आर इवेंट्स? इवेंट्स आर, यहाँ पर लिखते हैं, इवेंट्स आर एंड रिजल्ट. जो भी रिजल्ट है वो इवेंट है. तो ट्रेडिंग पीरियड हमें 4 रिजल्ट दे रहा है, आप देख रहे हो. दीज ऑल आर इवेंट्स. एंड कंप्लीट बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में कुछ भी है वो आपका क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन. जैसे साल भर पढ़ाई किए, एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, तो पोजीशन मिलता है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, व्हाटएवर. तो बैलेंस शीट शोज एंड रिजल्ट. हमने इन्वेस्ट किया बिजनेस में कैपिटल, आज साल भर कुछ कुछ पैसा लगाते रहे, आज का रिजल्ट है कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है. हम लोगों ने एसेट खरीदा साल भर, वो डेप्रिशिएट भी हुआ, और एंड रिजल्ट एसेट का WDV वैल्यू जो बैलेंस शीट में दिखता है. हमने लोन लिया था, कुछ रिटर्न किया या उसमें इंटरेस्ट ऐड हुआ, तो ये हमारा एंड रिजल्ट है. तो सारे इवेंट्स कहाँ दिखते हैं? सारे इवेंट्स बैलेंस शीट में दिखते हैं. इवेंट का मतलब एंड रिजल्ट. गॉट इट? ठीक है? नहीं समझ में आएगा?
आप पूछोगे। ओके, इवेंट को डिफाइन कैसे किया है? इवेंट मीन्स हैपनिंग एज अ कंसिक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, सो इट इज अ रिजल्ट। पॉइंट नंबर 2 इज क्लियर। पॉइंट नंबर 1 में बहुत बताया था कि अकाउंट्स के फादर कौन है, हु इज फादर। ये 1 नंबर क्वेश्चन के लिए बड़ा बढ़िया ये नोट्स है 10 पेजेस का। पूरा आपका चैप्टर 1 इसमें कवर्ड है एक्सेप्ट यूनिट 3 एंड यूनिट 9। ओके, सो वी गो अहेड। डबल एंट्री सिस्टम, ओके, वी हैव कवर्ड नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। क्वेश्चन आता है अकाउंटिंग इज नोन एज डैश। अकाउंटिंग इज नोन एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। एम ऑफ अकाउंटिंग, हमारा अकाउंटिंग का पर्पस क्या है? क्या लिखा है? टू मीट इंफॉर्मेशन नीड्स। अकाउंटिंग का पर्पस है जानकारी देना। अकाउंट्स बनाते सब लास्ट अल्टीमेटली आप क्या बनाते हो? अल्टीमेटली फाइनल अकाउंट बनाते हो। फाइनल अकाउंट क्या देता है? जानकारी देता है। ठीक है, किसके लिए? हु आर द यूजर्स? जानकारी किसको देता है? तो यहाँ पर एक आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, किसे ये जानकारी देता है? कौन यूज करता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को? हम लोग आगे देखेंगे। यूजर आर द डिसीजन मेकर, राइट? इंफॉर्मेशन दिया जाता है साउंड डिसीजन मेकर, रैशनल डिसीजन मेकर। हु इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रैशनल? रैशनल मीन्स वन हु टेक्स। क्या होता है रैशनल का मतलब? एनी वन, एक पर्सन ऐसा, वन हु टेक्स राइट डिसीजन एट द राइट मोमेंट। राइट डिसीजन एट द राइट मोमेंट, तो वो साउंड डिसीजन है, रैशनल डिसीजन है। और तीसरा टर्म हम लोग यूज करते हैं प्रूडेंट डिसीजन। राइट डिसीजन एट द राइट मोमेंट या राइट टाइम, कुछ भी आप लिखो। तो द एम ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मकसद क्या है, पर्पस क्या है? इंफॉर्मेशन देना। किसे इंफॉर्मेशन देना? डिसीजन मेकर को। कैसे डिसीजन मेकर है? जो रैशनल डिसीजन मेकर है। और इसी कारण अकाउंटिंग को हम लोग क्या कहते हैं? अकाउंटिंग इज नोन एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। गॉट इट? इज इट ओके? पॉइंट नंबर 3, एक एक बात, एक एक पॉइंट को हम लोग समझते चलेंगे। ये सारा नोट्स कहाँ से बना है? तो आपके स्टडी मैट से बना हुआ है, बट शॉर्ट में और थोड़ा प्रिसाइज वे में। नाउ कम टू डेफिनेशन। डेफिनेशन पार्ट ऑफ अकाउंटिंग सेज अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक कला है। कितने खूबसूरती से आप, कितने आर्टिस्टिक वे में आप रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज करते हो। किसे? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को। कैसे ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स? जो मनी में जिसको नापा जा सकता है और जिनका नेचर फाइनेंशियल कैरेक्टर का है। और लास्टली इनका रिजल्ट निकालना, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। तो डेफिनेशन ये कहता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। हर वो चीज जिसको मनी में नाप सकते अकाउंट्स में जगह मिली है, जिसको मनी में नहीं नाप सकते उस अकाउंट में जगह नहीं मिली है। कौन इसका एग्जाम्पल देगा? कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन हमारे गुडविल। वेरी गुड, AS 26 ने कहा गुडविल को, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको आप जगह मत दो अकाउंटिंग में, क्योंकि उससे वी कैन नॉट मेजर। और इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे लॉयलिटी ऑफ योर स्टाफ, योर वर्कर्स, फेथफुलनेस ऑफ योर वर्कर। आपका वर्कर बहुत फेथफुल है आपके प्रति, राइट? लेकिन आप इतना फेथफुल है कि ही कैन डू एनीथिंग फॉर यू। आप उन पर विश्वास करके लाखों का ट्रांजैक्शन उनसे करवाते हो, लेकिन आप इस फेथफुलनेस को कहीं भी ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में जगह नहीं देते हो। आप तो ट्रेडिंग पीएल में बस यही दिखाते हो कि आपने उन्हें कितना सैलरी दिया। ठीक है, तो हर वो चीज जिसको मनी में नापा जा सकता है अकाउंट्स में जगह मिली है, जिसको मनी में नहीं नाप सकता अकाउंट्स में जगह नहीं मिली है। एंड मस्ट बी ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। जैसे अगर हम प्लेजर ट्रिप पे गए, घूमने फिरने गए, उसे अकाउंटिंग में जगह नहीं मिलती क्योंकि फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है। ओके, एंड इंटरप्रेट मतलब फिर रिजल्ट को निकालना, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, एनालिसिस करना। जैसे पिछली बार एक छोटा सा एनालिसिस का एग्जांपल देते हैं। दिस इज लास्ट ईयर सेल
लास्ट ईयर सेल 1 लाख था और नेट प्रॉफिट 20,000 था, तो आप कह सकते हो एनपी रेशियो वाज 20%। इस साल नेट प्रॉफिट 30,000 हो गया, अच्छी बात है, पिछले बार 20,000 था, अभी 30,000 हो गया, बढ़ गया, लेकिन सिर्फ इतना सही नहीं है। अब आप देखो सेल से कोरिलेट करो, सपोज सेल 2 लाख हो गया, तब आप नेट प्रॉफिट रेशियो निकालो तो कितना है बेटा, दिस इज कमिंग ओनली 15%। सिर्फ आप नेट प्रॉफिट को देख के खुश हो रहे थे कि 20,000 से 30,000 हो गया, लेकिन जैसे आपने सेल से कोरिलेट किया, आपको पता चला अरे हम लोग तो डाउनवर्ड हैं, पिछले साल 20% नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट रेशियो इस बार 15% हो गया, तो ये खुश होने की बात नहीं है। तो ये आपने रिजल्ट को इंटरप्रेट किया, एनालिसिस किया, ये कैसे संभव हुआ, अकाउंट्स के कारण। अगर अकाउंट्स नहीं बनाते, प्रॉफिट था 20,000, अभी 30,000 हो गया, आप सेलिब्रेट कर रहे होते। गॉट इट, समझ में आया? इंटरप्रेट का मतलब टू एनालाइज द रिजल्ट। ओके ना? फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ते, बहुत सारी बातें हैं इस डेफिनेशन में। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, 3 चीजों का आर्ट है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट वे। तरीका है, जर्नल करते हैं, लेजर करते हैं, ट्रायल बैलेंस, डबल एंट्री सिस्टम है, 3 तरीके के ट्रांजेक्शन, पूरे ट्रांजेक्शन को हम लोग 3 तरीके अकाउंट में बांटा है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तो सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। यस, किसको हम रिकॉर्ड करें, क्लासिफाई करें, समराइज कर रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को। कैसे ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। एंड लास्टली नेट प्रॉफिट निकाल के छोड़ नहीं देते, उससे हम लोग एनालिसिस करते हैं। बहुत तरीके के एनालिसिस है बेटा। एक टाइम सीरीज में इंटरफर्म और इंट्राफर्म आप वर्ड सुने होंगे, इंटरफर्म एनालिसिस और इंट्राफर्म। इंट्राफर्म मतलब अपना खुद का खुद से कंपैरिजन, 2018 में मेरा परफॉर्मेंस क्या था और 2019 में मेरा परफॉर्मेंस क्या है, 2020 में मेरा परफॉर्मेंस क्या है। लाइक एक स्टूडेंट के हिसाब से बोलते हैं, स्टैंडर्ड 8 में मेरा नंबर कितना, मिस्टर सपोज पंकज इज अ स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 में उसे कितना परसेंट आया था, फिर पंकज का स्टैंडर्ड 9 में कितना परसेंट आया, फिर पंकज का स्टैंडर्ड 10 में कितना परसेंट आया। तो वो अपना एनालिसिस करता है कि यस मैं ग्रो कर रहा हूँ, इस समय मुझे 88% मार्क्स आया था टोटल में, आफ्टर दैट आई गॉट 90%, आफ्टर दैट आई गॉट 92%, आई एम राइजिंग। वैसे ही फॉर्म पिछली बार नेट प्रॉफिट रेशियो 15% था, फिर 20% हुआ, फिर 25% हुआ, आई एम राइजिंग। ये इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन, ये इंटरप्रेट कर रहे आप रिजल्ट को। दूसरा इंटर फॉर्म कंपैरिजन, मतलब पंकज का सूरज के साथ कंपैरिजन। गॉट इट? एक फर्म का, फर्म ए का कंपैरिजन सेम ईयर में फर्म बी के साथ, दिस इज नोन एज इंटर फर्म कंपैरिजन। ए का जीपी रेशियो इज 25% और सेम बिजनेस बी कर रहा है, बी का जीपी रेशियो इज 22%, वी कैन से ए इज परफॉर्मिंग बेटर इन कंपैरिजन टू बी। ये कैसा कंपैरिजन है? इंटर फर्म कंपैरिजन। कैसे संभव हुआ? दोनों का ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट था एक ही साल का। समझ में आया? तो कैसे संभव हुआ दोनों कंपैरिजन, वेदर इट इज इंटर फर्म, वेदर इट इज इंट्रा फर्म, कैसे संभव हुआ? टेल मी। बिकॉज वी हैड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बना? अकाउंटिंग है, तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन बहुत चीजों को बताया। गॉट इट? अकाउंटिंग इज, ये याद हो जाना चाहिए आपको, हर अकाउंट्स के स्टूडेंट को, प्रैक्टिसनर को ये डेफिनेशन याद होना चाहिए। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are at least financial character, and later on lastly हम ये सारा काम क्यों कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बना रहे हैं, to know the result, to interpret the result, interpret the result में ही हमने जाना ये इंटरफर्म कंपैरिजन होता है, इंट्राफर्म। गॉट इट? अब यहाँ 3 शब्द और है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तो रिकॉर्डिंग के लिए अब अपने टूल्स हैं, जैसे अगर एक डॉक्टर है, डॉक्टर को पता है ऑपरेशन करना है, आता भी ऑपरेशन करने, लेकिन उसे कुछ
औजार चाहिए होते हैं, बिना औजार के वो ऑपरेशन नहीं कर सकता। व्हाट इट, वैसे ही एक अकाउंटेंट है, उसे पता है रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड कैसे करेगा, कुछ टूल्स चाहिए, कुछ औजार चाहिए। तो इस रिकॉर्डिंग करने का औजार है जर्नल। आप जर्नल करोगे, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगा। क्लासिफाई करने का औजार है लेजर, अकाउंट वाइज क्लासिफाई और समराइज करने के लिए ट्रायल बैलेंस। अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग के लिए 3 टूल को यूज करता है, विच इज नोन एज जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। ओके ना। अब नीचे देखिए, नेक्स्ट पार्ट इज प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसीजर, अकाउंटिंग स्टार्ट कैसे होता है, एंड कैसे होता है, इसका एक वर्ड हम लिख रहे हैं, शायद आप लोग अकाउंट कंप्यूटर में ये वर्ड्स हो गए, आईपीओ साइकिल। IPO, I for input, P for process, O for output. जैसे इफ यू आर मेकिंग जूस, आप जूस बना रहे हो जूसर में, तो इनपुट इज ऑरेंज, प्रोसेस आप उसको मिक्सी में ग्राइंड करते हो, एंड आउटपुट इज द जूस। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है आईपीओ साइकिल, तो अकाउंट्स में भी ये वर्क करता है। इनपुट के रूप में हम रॉ डेटा डालते हैं, फिर प्रोसेस में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट बनता है, और आउटपुट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट निकल रहा है। तो यही प्रोसेस की बात कर रहा है पॉइंट नंबर 5 में। आईपीओ साइकिल, प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है। इनपुट, व्हाट आर इनपुट? इनपुट आर आवर ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वर्ड भी होना चाहिए। इकोनॉमिक मतलब जो पैसे में नापा जा सकता है, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स व्हिच आर मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म, ये हमें इनपुट के रूप में मिलते हैं अपने अकाउंटिंग प्रोसेस में डालने में। उसके बाद प्रोसेस शुरू, मिक्सी का घूमना शुरू, अकाउंटिंग साइकिल शुरू। क्या क्या? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ये 5 प्रोसेस। रिकॉर्डिंग के लिए क्या हथियार है, क्या टूल है? दीज आर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस आर टूल्स। रिकॉर्डिंग के लिए जर्नल, क्लासिफाइंग के लिए लेजर, समराइजिंग का मतलब ट्रायल बैलेंस बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग भी रहना चाहिए, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो इतनी सारी चीजें बनती है। एनालाइजिंग का मतलब आप समझिए क्या होता है, एनालिसिस करेंगे। हमारे अकाउंट्स में एनालिसिस का मतलब है मेथोडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अब मेथोडिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? मेथोडिकल क्लासिफिकेशन का मतलब देखो बेटा, ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट में कुछ चीजें आप लोग रूल फॉलो करते हो। जैसे ट्रेडिंग में पूरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस डालते हो, डायरेक्ट आइटम्स डालते हो। पीएल में आप इनडायरेक्ट आइटम डालते हो, डेबिट साइड खर्चे डालते हो। ये एक जैसे चीजों को एक साथ रखना, क्लासिफाई करना। और आसान से सुनो, बैलेंस शीट में फिक्स एसेट को एक साथ रखते हो और करंट एसेट को अलग से नीचे एक साथ रखते हो, मिक्स नहीं करते हो। सारा फिक्स एसेट ऊपर में दिखता है, फिर करंट एसेट दिखता है। तो आपने क्या किया? क्लासिफाई किया, ताकि हम रेशियोज निकाल सके। करंट रेशियो, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, बहुत सारे रेशियोज है, पढ़ना नहीं है अभी हम लोगों को। ठीक है, सो इस चीज को इस तरीके से सजाना, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट को सजा करके प्रेजेंट करना ही हमारे लिए एनालिसिस है। एनालाइजिंग मतलब मैथोडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा फॉर इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या बता रहा है? एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेशनशिप established by analysis of data। अब डेटा आपने एनालिसिस कर दिया, तभी तो हम एनपी रेशियो निकाल पाए। एनपी रेशियो, यस, नेट प्रॉफिट बाय सेल, इस साल का भी निकाला, अगला साल का भी निकाला, 4-5 साल का निकाला, और एक ग्राफ बनाया, पता चला हमारा एसेट ट्रेंड जा रहा है। मिस्टर बी का ट्रेंड थोड़ा बढ़ा था, फिर घट गया। तो ये सब रिजल्ट आप निकाल सक रहे हो, क्योंकि हम इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। इंटरप्रिटेट का मतलब मीनिंगफुल डिसीजन लेने के लिए, मीनिंगफुल क्या करना, for taking that rational decision, get meaningful क्या बोलना चाहिए, I'm not getting the exact meaning, significance of relationship established by analyzing of accounting data।
to get the, in order to make analysis, we have to interpret the result. Result को interpret करना पड़ता है. Result से ही हमें डिसीजन मेकिंग तक आगे जाना पड़ता है, और उसके लिए हमें हेल्पफुल होता है अकाउंटिंग डेटा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंफॉर्मेशंस. ओके, तो आईपीओ साइकिल हम लोग पढ़ रहे थे. फर्स्ट इज इनपुट. इनपुट में हमने रॉ डेटा लिया, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स लिया, साइकिल में डाल दिया. साइकिल में 5 चीजें हुई: रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, आफ्टर दैट analyzing and interpreting. Okay ना? After that last is output. अब जो output निकला, आउटपुट के रूप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकला. आउटपुट के रूप में बहुत सारे हमने रेशियोज कंप्यूट किए. आउटपुट के रूप में कैश फ्लो स्टेटमेंट निकला. इनका क्या किया गया? इनको कम्युनिकेट किया गया. किसे? इनको भेजा गया, बताया गया लोगों को. कैसे लोग? हमारे यूजर्स जो इन डिसीजन को यूज करेंगे. यूजर 2 प्रकार के होते हैं. How many types of users of our financial statement? We have 2 types of users. One is internal user, another is external user. Internal मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड है, लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, मैनेजर्स, ऑफिसर्स एटसेट्रा. एक्सटर्नल यूजर मतलब जैसे जो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, लाइक इन्वेस्टर्स, मनी लेंडर्स, सब बाहर के लोग हैं. सप्लायर्स, जिनसे हमें उधार में सामान खरीदना है, ये भी देखेंगे कि इनको उधार में सामान देने लायक ये ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं. हमारे कस्टमर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, इन्हें टैक्स लगाना है तो ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं. एम्प्लॉयज, इनको सैलरी बढ़वाना है, बोनस लेना है, ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं. कस्टमर्स 2 बार लिखा गया, एंड पब्लिक इन जनरल, एंड शेयर होल्डर्स ऑल्सो. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर्स आते हैं हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ए लिमिटेड या एनी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहता. इट इज बीइंग यूज्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजर्स इन द सोसाइटी. जैसे अगर ए लिमिटेड को लोन लेना है, वो बैंक जाता है, तो बैंक में उसे बोला जाता है कि पिछले 3 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर के आओ. देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका ग्रोथ देखेंगे, आपका एसेट बैकअप देखेंगे, आपकी पहले से ली हुई लाइबिलिटीज देखेंगे. तब ये डिसीजन लिया जाएगा कि आपको लोन देना चाहिए या नहीं. बच्चों समझ में आ रहा है? टेल मी. Yes, ma'am. Okay ना? These all are clear? Yes, ma'am. Okay. Speed नहीं हो रहा है? Speed is okay? Yes, ma'am. मतलब ये तो नहीं कि मैम फास्ट भाग रही है. ये सब पढ़ा हुआ चीज हो सकता है आपका 11th के कोर्स में हुआ होगा कभी, बट वन ऑफ द बोरिंग चैप्टर आप बोल सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल कुछ इसमें है नहीं. दीज ऑल आर थियोरेटिकल पार्ट्स. तो मैंने ये कोशिश किया है कि पॉइंट वाइज इसको हम लोग समझें, और ताकि अगर आप रिवाइज भी करो तो ये हेल्पफुल रहे. ठीक है. पॉइंट नंबर 1, डेफिनेशन, और मतलब कि द फादर ऑफ अकाउंटिंग, ट्रांजिशन इवेंट किसे कहते हैं. अकाउंटिंग इज नोन एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. 4th इज डेफिनेशन, एंड 5th इज आईपीओ साइकिल. यहाँ तक क्लियर है? नाउ सब आपकी बुक का ही है, सब आपके स्टडी मैट से ही बनाया हुआ है. आप स्टडी मैट पढ़ो या इसको पढ़ो, एक ही बात है. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो ये 5 ऑब्जेक्टिव है. इस 5 पर्पस से हम अकाउंटिंग कर रहे हैं. नंबर 1, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन तो बहुत है. एक दिन में अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, छोटा भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो 10 ट्रांजेक्शन भी करता है. साल में 365 दिन, तो कुछ दिन वो बंद रखेगा, 65 दिन वो बंद भी रखता है, तो 300 डेज, तो 3000 ट्रांजेक्शन इन अ डे फॉर अ स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. और जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन विल गो ऑन इंक्रीजिंग. तो इसको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना है. तो दिस इज वन ऑफ द पर्पस. फर्स्ट पर्पस
of our accounting. ये one of the important point. What are the objectives of accounting? Number one objective of accounting is systematic recording of transaction. इसके लिए क्या टूल है यहाँ पर आप लिख सकते हो, tools for it. बुक कीपिंग किया जाता है. बुक कीपिंग का मतलब क्या है? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस. जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बन गया, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो गया. पॉइंट नंबर 2 बोलता है रिकॉर्ड करना ही सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है. सेकंड पॉइंट है नो द रिजल्ट. हम क्यों कर रहे हैं रिकॉर्डिंग? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस क्यों बना रहे हैं? ट्रायल बैलेंस से कोई रिजल्ट नहीं मिलता. रिजल्ट मिलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से. अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसका टूल है. थर्ड इज टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब बैलेंस शीट. फोर्थ है इंफॉर्मेशन दो भैया यूजर्स को. बहुत सारे यूजर्स इंटरनल एक्सटर्नल, उनको कम्युनिकेट करो. तो इसके लिए फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है. और अपनी सॉल्वेंसी पोजीशन को जानना, तो उसके लिए फाइनेंशियल एनालिसिस है. इसको आप इन सिंपल टर्म लिख सकते हो, रेशियोज है. राइट. तो दिस पॉइंट बिकम्स इम्पोर्टेंट कि हमारे अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछेगा, कि हमारे अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, तो आपको सिर्फ ये पार्ट लिखना है, यहाँ तक लिखना है, ये ऑब्जेक्टिव है. और इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमारे पास कौन कौन सा औजार है, तो ये यहाँ पर टूल्स है. क्वेश्चन पूछा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, सिर्फ ABCDE. और जिसमें से आपको ये दो तो याद रहता है, क्योंकि आप ट्रेडिंग पीएल बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, उसके पहले जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस होगा ही. दो माइंड में और रखना है, कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट टू वेरियस यूजर्स एंड टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन. ओके. आफ्टर दिस नेक्स्ट पॉइंट सेज फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. हमारे अकाउंटिंग का क्या क्या फंक्शन है? वी कम टू द फंक्शन. जस्ट a minute, let me erase this part. Functions of accounting देखा जाए, as per our book, as per our study mat, we have 6 functions. Measurement, measure करना है किसको? ट्रांजेक्शन इवेंट्स को. फोरकास्ट, फ्यूचर के लिए. क्या हम फोरकास्ट कर सकते हैं? अगर 2019 में हमारा NP रेशियो 22% था, नेट प्रॉफिट रेशियो 2020 में इट वाज 24%, तो 2021 में कितना होगा? कैन वी फोरकास्ट अ लिटिल बिट? हाँ, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है. इट माइट बी, अगर इसी रफ्तार से चलो तो इट माइट बी 26%. वी कैन फोरकास्ट फॉर फ्यूचर ऑल्सो. ये बिल्कुल इसी प्रकार है बेटा. अगर आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है, क्रिकेट में फोरकास्टिंग आप देखे होंगे. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ODI, 30 ओवर्स हो चुके हैं और यहाँ तक का इस तरीके से ग्राफ जा रहा है. अगर हर ओवर में 6 रन लेगा तो ये टारगेटेड सपोज 240 बनाएगा. अगर हर ओवर में वो 8 रन के हिसाब से बढ़ता है तो टारगेटेड 280 बनाएगा, एंड सो ऑन. इस तरीके से जो फोरकास्ट होता है, इफ एंड बट करके, इफ ये रफ्तार रहेगी या इससे ज्यादा रहेगा तो ये फ्यूचर को फोरकास्ट किया जा सकता है. जिस तरीके से क्रिकेट में, वैसे ही हमारे अकाउंटिंग में भी आप फ्यूचर के परफॉर्मेंस को आज और पास्ट के बेसिस पर फोरकास्ट कर पाओगे. दिस इज द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग आपको ये हेल्प, इसीलिए प्रोजेक्शंस होते हैं, प्रोजेक्टेड डेटा, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट भी बनते हैं. प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट का मतलब क्या हुआ? एनी आइडिया? अगर आप करंट ईयर की बात हम करें, अगर आप 2021 का बैलेंस शीट बना रहे हो, सपोज करते हैं 2020 से लेकर के 1/4/22 31/3/21 का बैलेंस शीट बना रहे हो, तो ये पता है क्योंकि ये समय बीत चुका है, पास्ट हो चुका, बना सकते हो. लेकिन अगर आप 1/4/21 से लेकर 31/3/22 का बैलेंस शीट बना रहे हो जो करंट ईयर है, तो ये जब तक नहीं बनेगा जब तक आपका ये समय बीत नहीं जाएगा, सारे ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट नहीं हो जाएंगे. बट यस, आप एस्टिमेटेड बेसिस पर प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, जो टर्म है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बना सकते हो, फ्यूचर के लिए बैलेंस शीट बना सकते हो पास्ट को देख करके. दिस इज फोरकास्टिंग.
थर्ड फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन कैसा डिसीजन? मिस्टर ए के पास, आप देखो एग्जांपल, मिस्टर ए के पास 5 लाख रुपए हैं और वो शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहता है। दो कंपनी सामने है, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। वो एक्स लिमिटेड का भी शेयर होल्डर बन सकता है और वाई लिमिटेड का भी शेयर खरीद सकता है एक्स के। अब ए को ये डिसीजन लेना है कि वो कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करे। ए किस प्रकार से डिसीजन लेगा, प्लीज टेल मी। ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा एक्स लिमिटेड का एंड वाई लिमिटेड का, दोनों का पिछले पास्ट 4 साल 5 साल का ट्रेंड देखेगा, किसका ग्रोथ ज्यादा है, कौन ज्यादा डिविडेंड दे रहा है, किसका कैपिटल बेस कितना है, किसने कितनी लाइबिलिटीज ली हुई है। और मिस्टर ए इन सब को देखते हुए डिसीजन ले सकता है कि वेदर ही शुड बी अ मेंबर ऑफ एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। तो ये डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है अकाउंटिंग। सिर्फ एक क्या, anyone who is interested, who are the user of accounting can take decision। जैसे एम्प्लॉइज हैं, हमारे वर्कर्स हैं, वो भी डिसीजन ले सकते हैं कि कंपनी कैसी है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। अगर ये ग्रोथ, कंपनी का ग्रोथ तो हमारा ग्रोथ, एज एन एम्प्लॉय आई एम सेइंग, लग रहा है कि कंपनी का डाउनवर्ड जा रहा है स्केल, प्रॉफिट तो घटते जा रहा है, भैया इस कंपनी से मूव हो जाओ, आगे बढ़ जाओ, दूसरे कंपनी में जाओ, ये तो कंपनी आज नहीं तो कल बंद हो जाएगी, या हमें बंद ना भी हो तो हमारी सैलरी नहीं बढ़ाने वाली है। सो इट्स बेटर टू मूव फ्रॉम दिस। एम्प्लॉइज कैन टेक डिसीजन, इवन डायरेक्टर्स कैन टेक डिसीजन कि उनको और ज्यादा लोन लेना चाहिए, उन्हें नया प्रोजेक्ट डालना चाहिए, नया और इन्वेस्ट अपने बिजनेस में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो मेनी टाइप्स ऑफ डिसीजन टू बी टेकन बाय द डायरेक्टर्स, बाय द यूजर्स, whether it is internal user, whether they are external user। और कैसे डिसीजन लेंगे, कहाँ बेस मिलेगा, अकाउंटिंग ही उन्हें बेस देता है। ओके, नेक्स्ट इज कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। जो हमने बोला, दो प्रकार का कंपैरिजन, इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म। एक इंडिया का इंडिया के साथ कंपैरिजन, क्रिकेट की बात कर रहे हैं, 2018 में हमारा ये परफॉर्मेंस था, 19 में ये था, 20 में यह था। ये एक सिंगल प्लेयर का खुद से कंपैरिजन इज नोन एज इंट्रा फर्म, और एक इंडिया का पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन इंटर फर्म। तो सेम इज हियर आल्सो। आफ्टर दैट कंट्रोल, देयर आर सो मेनी फील्ड्स। एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं जहां कंट्रोल जरूरत से ज्यादा खर्च हो जाता है, अकाउंटिंग होगा। आपको दिख रहा है पिछले साल मैंने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 15,000 खर्च किया था, इस बार 32,000 हो गया। तुरंत आपका नजर जाएगा इतना खर्च कैसे हो रहा है, कंट्रोल करो इससे। अननेसेसरी खर्चों को कंट्रोल करेंगे तभी हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो कंट्रोल के लिए भी अकाउंटिंग हेल्पफुल है। एंड लास्ट इज गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू रेगुलेट so many things and control the business organization and fix the taxation rate, वो अकाउंटिंग का सहारा लेते हैं। इतना डिटेल आपको लिखने नहीं आएगा, आपको बस यही जानना है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो मेजरमेंट, किसे मेजर करना है, ट्रांजैक्शन इन इवेंट को। फॉरकास्टिंग फॉर फ्यूचर, डिसीजन मेकिंग में आप लिख सकते हो एक्सटर्नल यूजर्स, इंटरनल यूजर को डिसीजन लेना है। कंपैरिजन इंटर फर्म इंट्रा फर्म in order to control the expenses and government to take and regulate taxation, we need accounting। ये अकाउंटिंग का फंक्शंस है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 8 में आते हैं। चलिए, we come to point number 8। Now, दो टर्म है बेटा, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इसका डिफरेंस जानते हो? डू यू नो द डिफरेंस? एनीवन? चलिए, मैम इसमें कलेक्शन रहता है, फाइनेंशियल कीपिंग करते हैं, बुक कीपिंग में फाइनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शंस होता है उसको रिकॉर्डेड करते हैं बुक कीपिंग में। देखो, तुरंत समझ में आएगा, जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस इज द बुक कीपिंग। और उसके ऊपर जो भी करते हैं, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, रेशियो निकालते हैं,
कंपैरिजन करते हैं, ये सब अकाउंटिंग है। इंटरप्रिटेट द रिजल्ट करते हैं, दिस इज अकाउंटिंग। एक आपके बुक में इस तरीके का आप खोलोगे तो ये बना हुआ है, ये इस तरीके से। सबसे नीचे अंदर वाला जो ब्लॉक है, दिस इज बुक कीपिंग, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। बस बुक कीपिंग सबसे अंदर वाला ब्लॉक है, इसको हम लिख सकते हैं जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ ये अकाउंटिंग है, सेकंड वाला लाइन अकाउंटिंग है। और उसके बाद रिजल्ट निकालना, इंटरप्रिटेट करना, कम्युनिकेट करना यूजर पर, दिस इज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी सबसे बड़ा है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक की बात की जाती है तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये अकाउंटिंग है। और उससे भी छोटा है बुक कीपिंग, जर्नल, लेजर, ट्रायल। बुक कीपिंग हुआ ट्रायल बैलेंस तक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना, अकाउंटिंग हुआ, कंट्रोल कर रहे हैं, रिजल्ट को इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, अकाउंटेंसी हुआ। ये 3। ओके ना, समझ में आया? यस मैम। चलिए, तो बुक कीपिंग का मतलब क्या है, ये लिखा है, बहुत बहुत जरूरी नहीं है इसको जानना, मतलब याद करना, इतना समझ गए दैट इज एनफ। आपके बुक में बुक कीपिंग को किस तरीके से डिफाइन किया गया है यूनिट 1 में, वी सी bookkeeping is an activity concerned with recording, classifying data, ठीक है, in order of its occurrence। जैसे in order of its occurrence मतलब डेट वाइज, जनवरी का पहले, फिर फरवरी का, फिर मार्च में। बुक कीपिंग एक एक्टिविटी है जो रिकॉर्ड करता है और क्लासिफाई करता है फाइनेंशियल डेटा को। रिकॉर्ड मतलब जर्नल, क्लासिफाई मतलब लेजर, रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑपरेशन इन ऑर्डर ऑफ इट्स अकरेंस। अब इसे 6 स्टेप इंक्लूड है, तो याद करने का जरूरत नहीं आता ये क्वेश्चन, बट आप एक बार पढ़ लो। सबसे पहले रॉ डेटा को कलेक्ट करना, कहाँ कहाँ खर्चे हुए, ठीक है, परचेज किया, सेल किया, सबका पेपर्स आता है। परचेज किया तो बिल होगा, सेल किया तो आपने बिल दिया होगा, ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, खर्चे हुए हैं, तो उसका आपका कहीं ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी नाम का खर्च है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्च आपके पास सपोर्टिंग होना चाहिए। टेलीफोन खर्चे में मोबाइल का आपके पास बिल होना चाहिए। आपने अगर जेरोक्स कराया, प्रिंटिंग कराया है, तो जेरोक्स जहां से कराया तो वहां से आप उनसे पर्ची में लिखवा करके लाते हो कि हाँ ये इतने खर्चे हुए हैं। तो सारे रॉ डेटा, ठीक है। ये प्रैक्टिकली अगर आप अकाउंटिंग करते हो, क्वेश्चन में क्या है, जर्नल के पहले इंफॉर्मेशन दिया रहता है, 1 तारीख को ये हुआ, 2 तारीख को ये हुआ, 5 तारीख को ये हुआ, जर्नल बनाओ। लेकिन ये जो ट्रांजेक्शन्स हमें क्वेश्चन में दिए होते हैं, प्रैक्टिकली हमें इन प्रैक्टिकल लाइफ उन्हें गैदर करना पड़ता है। गैदर कैसे करेंगे, तो पहला स्टेप है कलेक्शन ऑफ डेटा। अलग अलग सोर्सेस से कलेक्ट करते हैं, बहुत सारे सोर्स कलेक्ट हो गए, सबको रिकॉर्ड नहीं करते, उन्हें ही रिकॉर्ड करते हैं जो इकोनॉमिक इवेंट एंड ट्रांजेक्शन है, मतलब जो पैसा से रिलेट कर रहा है, ठीक है। थर्ड, फिर मेजर करेंगे, क्या ये मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी है, अगर है तो फिर आप रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए, जर्नल, फिर से क्लासिफाई करिए, और फिर लास्ट में ट्रायल बैलेंस बनाइए। ये बुक कीपिंग। 3 तो आसान था, नीचे वाला रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड मेकिंग ट्रायल बैलेंस, समराइजिंग। ऊपर का 3 बस लिखा है कलेक्ट करो, फिर उसमें बाद सेकंड लिखा है कि इसमें से टोटल डेटा में से सारे यूजेबल नहीं होते हैं, जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इवेंट्स होते हैं उनको छांटो, और तीसरा ये देखो क्या उन्हें मनी में नापा जा सकता है, तीसरा उनको देखो क्या वो मनी में नापा जा सकता है, अगर हाँ तो चौथा होता है जर्नल, 5वां होता है लेजर, 6वां होता है ट्रायल बैलेंस। ये 6 स्टेप बोला है बुक कीपिंग के लिए। ओके, क्यों कर रहे हैं ये बुक कीपिंग, तो 9 नंबर बोलता है ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ट्रांजेक्शन को कंप्लीट रिकॉर्डिंग कर ले, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, और एसरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस, पर उसका क्या इफेक्ट होने वाला है ये जाने। ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग, व्हाट इज बुक कीपिंग नहीं पूछेगा, स्टेप्स ऑफ बुक कीपिंग नहीं पूछेगा। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, और ये आपके बुक से लिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा आप माइंड में रखना, लर्न कर लेना कि these 2 आर रिकॉर्ड, ट्रांजेक्शंस के रिकॉर्डिंग को कंप्लीट करना और उसका इफेक्ट हमारे बिजनेस में देखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 10 इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पर एक कंपैरिजन हो रहा है पॉइंट नंबर 10 में।
बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, मतलब एक छोटा सा स्क्वायर बुक कीपिंग था, उसके ऊपर वाला स्क्वायर अकाउंटिंग था। यहाँ जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस है, यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ओके, इन दोनों में कंपैरिजन बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। देखिए, बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, डेटा को रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस कंसर्न विद समराइजिंग ऑफ रिकॉर्डेड डेटा। जो हमने ट्रांजेक्शन को ट्रायल बैलेंस तक लाया है, उस ट्रायल बैलेंस के आगे का स्टेप है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बिना ट्रायल बैलेंस के नहीं हो सकता। आप ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बिना ट्रायल बैलेंस के, हम ट्रायल बैलेंस आपको दिए ही नहीं है, अब बोले ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाओ, बना पाओगे नहीं। आप बोलोगे पहले ट्रायल बैलेंस दीजिए, तभी हम आगे मूव कर सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 2 सेज इट कंस्टिट्यूट्स एज अ बेस फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का बेस है बुक कीपिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तीसरा बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका पार्ट नहीं है, ट्रायल बैलेंस तक ही है। और अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन दिस प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग। चौथा बोलता है अच्छा डिसीजन लेने की बात, डिसीजन आप ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर लेते हो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर लेते हो, कोई भी डिसीजन। ट्रायल बैलेंस हमें कोई डिसीजन लेने में हेल्प नहीं कर सकता। मैनेजरियल डिसीजन कैन नॉट बी टेकन विद द हेल्प ऑफ दिस रिकॉर्ड्स, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही हम डिसीजन लेते हैं। मैनेजमेंट टेक्स डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिकॉर्ड्स। पॉइंट नंबर 5 बोलता है देयर इज नो सब फील्ड ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का कोई सब फील्ड नहीं है। अकाउंटिंग का बहुत सा सब फील्ड है। कौन कौन सा सब फील्ड है? 11 नंबर में लिखा हुआ, आप लोग अभी आएंगे। ओके, फिर बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन ट्रायल बैलेंस से नहीं बताया जा सकता, लेकिन बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन अकाउंटिंग से बताया जा सकता है। तो दिस इज द वे वी डिफरेंशिएट, दिस इज इम्पोर्टेंट। अगर इस चैप्टर में आएगा, आ सकता है, जैसे ऑब्जेक्टिव मैंने कहा उसको थोड़ा याद रखना। दिस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबफील्ड की बात कर रहे थे, सबफील्ड की बात कर रहे थे। आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो बेटा, अकाउंटिंग एक्चुअली आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, यू आर स्टडीइंग दिस। अकाउंटिंग अगर एक ट्री है, एक पेड़ है, तो उसके 5 ब्रांच हैं। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तीसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, चौथा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, पांचवा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। और अभी आप सिर्फ ये पढ़ो जर्नल लेजर, आगे चल के ये सब पढ़ना होगा। यस, सीए इंटर में मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग आ जाएगा, फाइनल में जाकर के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी आ जाएगा। पूरा ब्रांच कंप्लीट। यू आर सिंपली स्टडिंग वन ब्रांच, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलेट्स विद डिसीजन मेकिंग, कैसे डिसीजन लेना चाहिए, कैसे मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट कैसे डिसीजन लेते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, सपोज करिए मिस्टर ए एक बिजनेस स्टार्ट किया है, उसे डिसीजन लेना है। बिजनेस स्टार्ट किया, ही नीड्स अ प्रीमाइसेस, एक जगह चाहिए जहां वो अपना शोरूम खोल सके। तो एक डिसीजन उसे लेना है कि हम रेंट पे जगह ले लें या परचेज करें। एक छोटा के बहुत बड़ा डिसीजन, आई शुड से ही हैज टू टेक डिसीजन। कौन लेगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम नहीं सीखेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सीखेंगे। एक छोटा सा आप ही डिसीजन लो ना। सपोज आज आपके पास एक बजट है 80,000 रुपए और आपको एक बाइक खरीदना है। यू कैन हैव 2 टाइप्स ऑफ, सस्ती बाइक खरीद लें जो मात्र 4 साल चलेगी, या थोड़ी महंगी बाइक खरीदें जो 10 साल हमारे चलेगी। ये छोटा। तो वैसे ही आप सोचिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में दे हैव टू टेक सो मेनी डिसीजन। मशीनरी खरीदना, कैसी मशीनरी खरीदे? सस्ती खरीद ले, बार बार रिपेयर कराना पड़ेगा, बार बार खराब होगा। ये एक बार अच्छी मशीन बड़ी ले लें, बड़ी महंगी मशीन ले लें, कॉस्टली ब्रांडेड, जिसमें आफ्टर सेल सर्विस भी मिलेगा, गारंटी भी मिलेगा, बार बार रिपेयर भी नहीं कराना पड़ेगा, लाइफ भी ज्यादा होगा। लेकिन हमारा अगर बजट नहीं है तो वी विल गो विथ
less expensive machine, but if I do have a budget, I'll go with the heavy machine or branded machine. So these decisions हम अभी आप नहीं ले रहे हो, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप नहीं ले रहे हो, कब लोगे? सीए इंटर में जब आप पढ़ोगे, एफएम बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सिमिलरली कॉस्ट अकाउंटिंग कंसर्न विद मैन्युफैक्चरर्स, थोड़ा सा आप पढ़े हो, कॉस्ट शीट बनता है इसमें, अभी नहीं पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, सीए इंटर में पढ़ेंगे. सिमिलरली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, हम लोग सोसाइटी के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशन उसको फुलफिल कर रहा है? सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या है? हमने फैक्ट्री डाली, हमने सोसाइटी को क्या दिया? हमने सोसाइटी को दिया पॉल्यूशन, हमने सोसाइटी को दिया गंदगी. आप समझ रहे हो? तो इसके प्रति हमारी जो सोसाइटी के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या हमने उतने ट्रीज लगवाए? क्या हमने नदियों में जो कचरा डाला उनको साफ करने का कोशिश किया या डोनेट किया उतना किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो वो काम करता है? इसकी रिपोर्टिंग होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. बीसीसीएल हमारे धनबाद में इतना कोल निकाले जा रहा है, माइंस खाली हुए जा रहे हैं, क्या उसके अगेंस्ट उसने उतने पेड़ लगवाए? इतना पॉल्यूशन हमारे शहर को दे रहा है, तो इसने शहर की बेनिफिट के लिए क्या क्या काम किया? ये सारी चीजों का उन्हें रिपोर्टिंग करना पड़ता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में. एचआरए, ह्यूमन रिसोर्स मीन्स आवर मैन पावर. अगर आप सही शब्द में हम बोले, अगर अकाउंटिंग की तुलना एक ह्यूमन बॉडी से किया जाए, तो जो हमारे बोन्स है, हड्डियां हैं हमारे शरीर में, वो हमारे फिक्स्ड सेट है बिजनेस के. आपने एक बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, फैक्ट्री डाल ली, लेकिन इसकी लाइफ लाइन ब्लड, हमारे शरीर में जो ब्लड है वो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे मैन पावर है. पूरा फैक्ट्री आपने डाल दिया, इन्वेंट्री भी रख दिया, लेकिन अगर इंसान नहीं है, मैन पावर नहीं है, तो वहां क्या काम होगा? एक सुई भी नहीं बनेगी विदाउट द हेल्प ऑफ मैन पावर. तो हाउ फार वी आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आवर मेन रिसोर्सेज. मेन रिसोर्स तो हमारा ह्यूमन है, और अनफॉर्चुनेटली अकाउंटिंग में ह्यूमन रिसोर्स को ही जगह नहीं मिली. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप सिर्फ देखते हो कि हमने उन्हें कितना सैलरी दिया, या हमारे पास कितने वर्कर्स है नंबर्स में, हमने वो हमारे प्रति कितने लॉयल है, कितने फेथफुल है, या कितने वो फ्रॉड हैं, वो सब की कोई जानकारी हमारे अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं है. एचआर में भी नहीं हो सकती. ये सब इतना ज्यादा कहना चाहिए, these are not able, we are not able to take it or convert it in terms of money. तो ये एचआर में भी वो पार्ट को हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. बट हाँ, एचआर में जो अकाउंटिंग होती है, थोड़ा बहुत अगर आप जानोगे तो हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखा सकते हैं किस तरीके से एचआर में, अभी नहीं पढ़ना, फाइनल में पढ़ना, वी कैन लीव ऑल्सो, बट इस तरीके के वो स्मॉल चैप्टर्स होता है फाइनल का. एंड द चैप्टर लाइक टोटल मैन, वुमेन एंड बॉयज, ऐसी कैटेगरी. हमारे पास जो टोटल वर्कर्स है, सपोज वी हैव 10,000 वर्कर्स, out of that men is say 7,000, women are 2,000, boys are 1,000. फिर इनका सैलरी हाउ मच वी आर पेइंग पर मंथ और पर आवर, और टोटल सैलरी. इस तरीके का छोटा सा ब्लॉक में कुछ अकाउंटिंग किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. सो 11 point is over from my side. What are the branches of accounting or subfields of accounting? Now I think this is clear now. Branches of accounting क्या क्या है, ये 5 याद करना है. हाँ, अगर आता है 1 नंबर का क्वेश्चन या 3-4 इस पे से रहेगा, कहीं और से रहेगा, बोलेगा कौन कौन सा हमारा अकाउंटिंग का ब्रांच है या नहीं है. 1 MCQ में इट में भी. नेक्स्ट इज हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. हमारे ये हम लोगों ने कवर कर लिया. इन्वेस्टर, एम्प्लॉइज, मनी लेंडर्स, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक एंड मैनेजमेंट. These all are the users of accounting. Point number next says relationship of accounting with other disciplines. अकाउंटिंग का रिश्ता दूसरे सब्जेक्ट से, और ये कुछ और नहीं, आपके अदर सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हो, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, स्टैट पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, लॉ पढ़ रहे हो, मैनेजमेंट शायद पढ़ रहे हो, या
नहीं पढ़ो तो आगे पढ़ोगे। तो अकाउंट्स का रिश्ता एको के साथ है, इन सबों के साथ है, बस इतना ही जान लो, और उसके आगे और कुछ भी जानने की जरूरत इसमें नहीं है। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग दो प्रकार से किया जाता है, शायद ये आपको पता होगा, एक्रूवल बेसिस एंड कैश बेसिस। ये पता है आपको? पॉइंट नंबर 14, टेल मी। मैम एक्यूरल बेसिस मतलब कितना आना चाहिए था वो सब रिकॉर्ड होगा, मनी आया है या नहीं आया, Very कितना good. आता। जैसे टोटल और सेल, आई एम जस्ट गिविंग यू, सेल है 5 लाख, इसमें क्रेडिट सेल इज 3 लाख एंड कैश सेल इज 2 लाख, सपोज टोटल इज 5 लाख। अगर अक्रूवल बेसिस पर अकाउंटिंग होगा तो आप ट्रेडिंग एंड पीएल में सेल कितना लिखोगे? अक्रूवल बेसिस पर अकाउंटिंग हो तो सेल आप 5 लाख, कैश आया नहीं आया मतलब नहीं, ट्रांजेक्शन तो हुआ है, 5 लाख से हम करेंगे। बट अगर कैश बेसिस पर अकाउंटिंग होता है, कैश बेसिस पर अकाउंटिंग होता है तो आप सेल कितना लिखोगे? मात्र, गॉट इट? तो कौन सा बेसिस फॉलो कर सकते हैं या करना चाहिए? अक्रूवल। क्या यहाँ हार्ड एंड फास्ट रूल है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि अक्रूवल ही करना चाहिए कि हम कैश बेसिस पे कर नो, सकते हैं? दोनों कर सकते हैं। दोनों कर सकते हैं, मतलब मिक्स्ड। क्या आप मिक्स्ड कर सकते हो? तीसरा मेथड मिक्स्ड भी था बेटा, ये था जब हम लोग स्टूडेंट थे, हम लोग 3 मेथड पढ़ते थे कि अक्रूवल भी होता है, कैश भी होता है, मिक्स, मतलब कुछ अक्रूवल बेसिस पर कुछ कैश। इसको खत्म कर दिया कि आप मिक्स नहीं कर सकते आज के डेट में, या तो अक्रूवल में जाओ या तो कैश बेसिस में जाओ, ये दोनों अलाउड है, बोथ आर अलाउड, बट चूज वन। और एक बार चुन लो तो उसको फॉलो करो कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं कि एक साल आप अक्रूवल बेसिस किए, दूसरे साल प्रॉफिट कम करना है तो कैश बेसिस कर दिए, तीसरा साल प्रॉफिट बढ़ाना है या चेंज करना है तो अक्रूवल बेसिस। नो, you can follow any of them, both are acceptable event today, but जो भी फॉलो करना है लगातार फॉलो करना, कंसिस्टेंटली फॉलो करना, गॉट इट? बट दिस देयर इज कंपनी एक्ट 2013, वो रिस्ट्रिक्ट करता है बेटा, बोलता है कंपनीज के लिए ये छूट नहीं है, नॉट फॉर कंपनीज, लिमिटेड कंपनीज एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होता है ना, बोल रहे इनके लिए वहां लिख दिया है कंपनीज एक्ट में ओनली अक्रूवल, सिर्फ आपको अक्रूवल फॉलो करना है। इसका मतलब पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में वी हैव 2 मेथड्स, हम दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसको फॉलो करो हर साल उसी को फॉलो करना होगा, ये सब समझने के लिए। लेकिन बेटर कौन है अब ये बताओ, अच्छा कौन है? अक्रूवल। अक्रूवल इज ऑलवेज बेटर, रिलायबल, लोग इस पर विश्वास रखेंगे। आपका अकाउंटिंग, आपने अकाउंटिंग किया अक्रूवल बेसिस पर, सेम बिजनेस हम भी करें, हम अकाउंटिंग करें कैश बेसिस पर, लोगों का, यूजर्स का विश्वास आपके ऊपर ज्यादा रहेगा। तो ये सब कहने की बातें हैं कि हम दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं, थ्योरी में जानो दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकता है, प्रोप्राइटर पार्टनर, कंपनी तो कर ही नहीं सकता, कंपनी के लिए हमेशा अक्रूवल है, लेकिन प्रैक्टिकली वी फॉलो ओनली अक्रूवल बेसिस। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन का मतलब क्या? टेल मी। कमियां। अकाउंटिंग में भी लिमिटेशन है, बहुत लिमिटेशन है, देयर आर सो मेनी लिमिटेशंस। नंबर 1, सबसे पहला तो वही ह्यूमन रिसोर्स, हम बार बार बोल रहे हैं, ये लॉयल्टी को भूल गया, लॉयल्टी का कहीं जगह नहीं है। कोई पर्सनल स्किल, ए और बी हमारे 2 वर्कर हैं, दोनों को हम 8,000 रुपया महीना दे रहे हैं, लेकिन ए बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम कर रहा है, बहुत क्वालिटी है उसमें, और बी बहुत सुस्त पर्सन है, बट बोथ आर गेटिंग 8,000 रुपीज। तो ए को ए इज नॉट गेटिंग एनी रिवार्ड और बी को कहीं पनिशमेंट नहीं हो रहा है। अगर पर्सनल स्किल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई जगह नहीं है। क्या लिखा है? ह्यूमन रिसोर्सेज मोस्ट वैल्यूएबल एसेट बट कंप्लीटली इग्नोर्ड इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सारा एसेट आप दिखाते हो, लेकिन जो हमारा मेन एसेट है ह्यूमन बीइंग, उनको बैलेंस शीट में जगह नहीं मिली। ठीक है, देयर इज नो जनरली एक्सेप्टेड फॉर्मूला, आज तक फॉर्मूला ही नहीं बना कि
ह्यूमन बीइंग को वैल्यू किया जाए मॉनेटरी टर्म्स में और उनको बैलेंस शीट में दिखाया जाए। तो सबसे पहला लिमिटेशन, it cannot reflect value of certain factors like loyalty and personal skill. नंबर बी बोलता है, अच्छा बैलेंस शीट कौन से डेट का बनाते हैं? किसी पर्टिकुलर डेट का बनाते हैं ना, यस मैम। राइट? हर दिन का बैलेंस शीट तो नहीं बनता, एक पर्टिकुलर डेट का बनाता है। बैलेंस शीट शोज द पोजीशन दिखाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर डेट का। सपोज अभी फिर एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए के पास 5 लाख रुपया है और वो चाहता है कि 2 कंपनी एक्स या वाई में इन्वेस्ट करे। किस में इन्वेस्ट करे? तो अभी हमने कहा दोनों का बैलेंस शीट देखेगा, पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखेगा। बेटा वो इन्वेस्ट कर रहा है आज, टुडे इज 18 नवंबर 2021 को वो इन्वेस्ट कर रहा है, और जो बैलेंस शीट देख रहा है वो कौन से, क्या आज की बैलेंस शीट वो देख रहा है? वो तो पुरानी बैलेंस शीट देख रहा है, 31/3 की बैलेंस शीट देख रहा है, और 31/3 से लेकर के नवंबर तक, हो सकता है अप टू नवंबर, अप्रैल टू नवंबर बहुत सारी घटनाएं घट सकती है जो मिस्टर ए को नहीं पता होगा। कैसे डिसीजन लेगा? क्या वो डिसीजन ले रहा है पुराने बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग? तो कहीं गलत भी तो हो सकता है। गॉट इट? दिस इज कवर्ड इन पॉइंट बी। Users are interested in knowing the position of the business now and near future and not for past. लेकिन फ्यूचर के लिए ऐसा कोई अभी तक मशीन नहीं बना या टूल नहीं बना, फ्यूचर का बैलेंस शीट आपको पहले दे दे। गॉट इट? अब तीसरा पॉइंट बोलता है, ये भी डिमेरिट, कमी। बैलेंस शीट एसेट लायबिलिटी दिखाता है, वेरी गुड, लेकिन कौन से कॉस्ट पर दिखाता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट पर, नॉट प्रेजेंट कॉस्ट। मतलब बैलेंस शीट में अगर एक एसेट दिख रहा है, लैंड दिख रहा है, लैंड 2 लाख का है, ये लैंड कब खरीदे थे? तो आज से 50 साल पहले, डेप्रिशिएट भी नहीं होता, तो आज तक 2 लाख में दिखा रहे हैं, और आज के डेट पे इस लैंड का वैल्यू हो सकता है 10 करोड़ हो गया हो, वो तो वैल्यू नहीं दिख रहा। तो बैलेंस शीट्स आर हिस्टोरिकल इन नेचर, दे शो हिज पास्ट डेटा, हिस्ट्री और हिस्टोरिकल डेटा, नॉट द करंट डेटा। ये भी एक डिमेरिट हो गया। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट डी बोलता है, अकाउंटिंग इग्नोर्स सम फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जैसी चीज को अकाउंटिंग इग्नोर, महंगाई, जैसे हमने इन्वेंटरी खरीदा 1 साल पहले 2 लाख का, ओपनिंग स्टॉक, आप एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक इज नील, परचेज किया 2 लाख की इन्वेंट्री, कुछ भी नहीं बिका, सपोज सेल इज 0, नो ट्रांजैक्शन, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? 2 लाख ही तो होगा, जितना खरीदा वो पूरा क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन इस बीच 1 साल में महंगाई भाग गई, उसको हमने इग्नोर कर दिया, अकाउंट्स ने इग्नोर कर दिया। कोई तरीका नहीं कि इन्फ्लेशन को हम कंसीडर करें। पॉइंट नंबर डी उसे बोला। उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसी, पॉलिसी मतलब सिद्धांत, बिजनेस की पॉलिसी। जैसे आप एग्जांपल ले, आप इन्वेंट्री चैप्टर में चलो, इन्वेंट्री चैप्टर पढ़े हुए, लीफो भी था और फीफो भी था और वेटेड भी था। तो हमने हम और आप एक सेम बिजनेस को कर रहे हैं, वी आर द कॉम्पिटिटर। आप फीफो फॉलो कर रहे हो, हम वेटेड एवरेज फॉलो कर रहे हैं। जाहिर सी बात है दोनों का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू अलग होगा, तरीका अलग है, तो प्रॉफिट भी अलग होगा ना। क्लोजिंग स्टॉक अलग तो प्रॉफिट भी अलग। तो क्या कंपेरेबल रहा क्या आपका मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट? आंसर इज नो, क्योंकि पॉलिसी अलग है। सिमिलरली गुडविल का वैल्यूएशन, 5 मेथड से आप गुडविल निकालना सीखे हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। इवन इन्वेंट्री में प्रॉफिट बढ़ाना है तो कोई मेथड ले ले, अगले साल प्रॉफिट घटाना है तो कोई दूसरा मेथड ले लो। मैनिपुलेशन संभव है। यहाँ पर हम गलत प्रेजेंटेशन किया जा सकता है मेथड बदल के, तो इतना सटीक नहीं है। एक ही मेथड होता तो अच्छा होता, बट यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स हैं और जिसके कारण प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन है। हम रिजल्ट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ाना है भैया, मेथड ऑफ अकाउंट, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बदल दो ना,
प्रॉफिट घटाना है, खर्चे बढ़ा दो। डेप्रिसिएशन, देखो डेप्रिसिएशन एक बहुत बड़ा पॉइंट है मैनिपुलेशन का। डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा तो नेट प्रॉफिट कम होगा ना, तो डेप्रिसिएशन को ज्यादा करना है, रेट बढ़ा दो। अभी तक हम 10% पर डेप्रिशिएट कर रहे थे, हम 25% पर डेप्रिशिएट करेंगे। मेथड बदल दो, एसएलएम से डब्ल्यूडीवी में, या 8 मेथड आपने पढ़ा डेप्रिसिएशन का, वहां मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करो। मेथड जिस मेथड में सबसे ज्यादा डेप्रिसिएशन होगा उसी को खींच कर ले आओ, प्रॉफिट अपने कम। अगले साल प्रॉफिट बढ़ाना था, हमने इसको कम कर दिया मेथड पे, फिर कूद के दूसरे मेथड में चले। देयर कुड बी चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन। आप रिजल्ट को तोड़ मरोड़ सकते हो क्योंकि पॉलिसीज अलग अलग है। लास्ट बोलता है अकाउंटिंग एस्टिमेट। देखो अकाउंटिंग, व्हाट इज एस्टिमेट? एस्टिमेट का हिंदी मीनिंग बताओ, टेल मी द मीनिंग ऑफ एस्टिमेट। अनुमान। 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 तो अकाउंटिंग में हर चीज सही सही नहीं होता, सारे खर्चे नोन नहीं होते, कुछ आप एस्टिमेट करते हो। जैसे डेप्रिसिएशन का रेट एस्टिमेट किया आपने। दूसरा बैड डेट प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेट 2% भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, अनुमान ही तो किया, राइट ना। अब अनुमान करके हम आगे बढ़ गए, अब प्रॉफिट निकाल लिए, अनुमान गलत भी तो हो सकता है, और अगर अनुमान गलत तो नेट प्रॉफिट भी सही नहीं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सही नहीं। ठीक है, तो ये 6 लिमिटेशन, ये इंपॉर्टेंट है। पहला, ह्यूमन बींग्स को वैल्यू नहीं दिया। दूसरा, पास्ट एक पर्टिकुलर डेट का बैलेंस शीट बनता है, लेकिन यूजर फ्यूचर में इंटरेस्ट होते हैं, पास्ट में नहीं। तीसरा, बैलेंस शीट सारे हिस्टोरिकल कॉस्ट को दिखाता है, एसेट एंड लायबिलिटीज को, करंट कॉस्ट पे नहीं। इन्फ्लेशन को इग्नोर कर दिया गया। अकाउंटिंग पॉलिसी एक दूसरे से चेंज रहती है तो मैनिपुलेशन होने की संभावना है, और अकाउंट्स आर बेस्ड ऑन बिना एस्टिमेट किए। जैसे लाइफ हमने एस्टिमेट किया एसेट का, एसेट का लाइफ को एस्टिमेट ही तो किया जाता है। 5 साल लाइफ होगा या 8 साल होगा, वी डोंट नो अबाउट फ्यूचर, और उस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन निकाल दिए। गलत तो हो सकता है, जो सही नहीं हो सकता, बाय चांसेस है। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। इसीलिए कहा जाता है लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग का सर्टेन प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, और इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर इंटरप्रेट करना है तो केयरफुली इन सारे फैक्टर्स को और ट्रू फिगर को, ट्रू पिक्चर को माइंड में रखते हुए ही आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। बट यस, इसके बाद भी वी डोंट हैव एनी अदर मेथड टू इंटरप्रेट द रिजल्ट। हमारे पास कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम को छोड़ करके हमारे पास अकाउंट्स, बिजनेस का पोजीशन बताने के लिए, बिजनेस का रिजल्ट बनाने के लिए वी डोंट हैव एनी अदर मेथड। और इतने लिमिटेशन के बावजूद हमें अकाउंटिंग करना है और कर रहे हैं, और ये होते रहेगा। इज इट ओके? नेक्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ एन अकाउंटेंट। ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इसलिए पढ़ा रहा है कि आप सीए बनोगे, इतना मेहनत कर रहे हो, अभी फाउंडेशन में आगे भी करोगे, क्यों, व्हाई? तो आपका बुक बोलता है कि सीए बनने के बाद आप कैसी कैसी सर्विस दे सकते हो सोसाइटी को। आप उनका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सकते हो, आप ऑडिट कर सकते हो, स्टैट्यूटरी एंड इंटरनल ऑडिट, आप टैक्सेशन निकाल सकते हो, आप कंसल्टेंसी दे सकते हो, आप एडवाइस दे सकते हो, आप इन्वेस्टिगेशन, सेक्रेटरियल वर्क, शेयर, कंपनी रिलेटेड वर्क, कंपनी का फॉर्म करना, कंपनी को लिक्विडेट करना, आर्बिट्रेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतनी सारी सर्विसेज देने के आप काबिल बन जाओगे, कॉम्पिटेंट बन जाओगे वंस यू बिकम अ सीए, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये सिर्फ अकाउंटेंट की बात कर रहा है, तो कोई भी अकाउंटिंग का अच्छा नॉलेज है वो सारा काम कर सकता है, लेकिन एक्सेप्ट बी, ये ऑडिट वाला काम सिर्फ सीए कर सकता है। और कॉस्ट ऑडिट, जब जहाँ पर कॉस्ट ऑडिट की बात आती है तो वहाँ कॉस्ट सीए भी कर सकते हैं और सीएमएस भी कर सकते हैं। ओके, तो ये एक बार पढ़ के बस निकाल देना, इसको बहुत ज्यादा रटने का जरूरत नहीं है। यूनिट 1 इज ओवर आई थिंक। यूनिट 2,
यूनिट 2 हम लोग अगले क्लास में करेंगे, इसमें टाइम देना होगा, ठीक है। यूनिट 4 वी हैव डन, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन दिस ये चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया है। एक बार आप इससे गो थ्रू करोगे, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड ऑल, कहाँ कहाँ डिफरेंशिएट करते हैं, पर्पस एक्सेट्रा, आप इसे पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। कंटिंजेंट एसेट, ये चैप्टर किया है कि नहीं आप लोग के साथ, कंटिंजेंट एसेट एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज? नो मैम। नहीं किया है, ओके। दिस इज यूनिट 5, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड, ठीक है। तो वी आर डूइंग इट राइट नाउ हियर, वी विल डू दिस, ओके। नेक्स्ट क्लास में कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट लायबिलिटी भी करेंगे, सब अलग अलग है, रिलेटेड नहीं है। यूनिट 1 इज ओवर, नाउ आई एम शिफ्टिंग टू यूनिट 6, अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसी, ये छोटा सा चैप्टर है, दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग, इट विल टेक हार्डली 5 or 10 minutes एंड वी विल कवर दिस, ओके। पॉलिसी का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग पॉलिसीज रेफर्स टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सिद्धांत। एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस, हमने एक सिद्धांत बनाया कि हम लिफो मेथड या फीफो मेथड अडॉप्ट करेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल बन गया। एंड हाउ टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल, और उसको हम अपने बिजनेस में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में कैसे अप्लाई करेंगे। पॉलिसीज आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ओके। एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन 3 things: कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। 3 चीजों पर हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी बेस करता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, हमने क्या कॉन्सेप्ट बनाया अपने बिजनेस करने के लिए, व्हाट आर सिद्धांत, एंड कन्वेंशन का मतलब समझ में आता है क्या है? कन्वेंशन मतलब जो चलते चला आया है, परंपरा आप कह सकते हो, रूढ़िवादी, पुराना रूढ़िवादी। या रूटीन वर्क, रूटीन जो परंपराएं जो हमारे ईयर आफ्टर ईयर जिसको हम ढो रहे हैं या जिसको हम कैरी कर रहे हैं और करते चले आ रहे हैं। जैसे देयर कुड बी अ कन्वेंशन इन आवर बिजनेस कि फर्स्ट कस्टमर को हम उधार में नहीं बेचेंगे, होता है ना, कभी भी आप जाओ शॉप में, फर्स्ट कस्टमर है, वी विल नॉट गोइंग टू गिव हिम क्रेडिट। या दूसरा एक परंपरा, एक हमारा कन्वेंशन हो सकता है कि अगर हम उधार में बेच रहे हैं गुड्स, तो क्रेडिट पीरियड इज 15 days, 15 दिन तक आपको चुका देना है, अदरवाइज रेट इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ से एनी परसेंट 12% पर एनम पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो आपने एक अपना पॉलिसी बनाया हुआ है, सिद्धांत बनाया हुआ है, ठीक है। पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन। अब ये तीनों को एक ही मानो आगे के लिए, ओके। आगे देखते हैं, देखो कॉन्सेप्ट हो, प्रिंसिपल हो, कन्वेंशन हो, हार्डली एनी डिफरेंस फॉर अस इन दिस चैप्टर, इतना डिटेल में जाना नहीं है अपने को। आगे कहता है there is no single list of policies which are applicable to all। ऐसा कोई नहीं कि खूब सारी पॉलिसी लिख दी गई है, 50 पॉलिसी लिख दी है और सबों के लिए एप्लीकेबल है, न, ऐसा कुछ नहीं है। एप्लीकेबल टू ऑल एंटरप्राइज इन ऑल सर्कमस्टांसेस। सारे एंटरप्राइज अलग अलग सिचुएशन में काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में काम करते हैं, और इस कारण से अलग अलग पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते हैं। अब देखिए आपको समझ में आएगा पॉइंट नंबर 4 में कहाँ कौन कौन से एरिया में अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की जा सकती है। देखना, डेप्रिसिएशन, आपने पढ़ा है 8 मेथड डेप्रिसिएशन का। कोई SLM यूज कर सकता है, कोई WDV, कोई सम ऑफ ईयर डिजिट, कोई एन्युटी मेथड, कोई मशीन आवर मेथड, तो कोई नंबर ऑफ यूनिट मेथड। तो देयर आर सो मेनी मेथड्स जहां पर अलग अलग लोग, अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते हैं। सिमिलरली वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, लीफो है, फीफो है, सिंपल एवरेज है, वेटेड एवरेज है, गुडविल, 5 मेथड है। इन्वेस्टमेंट आते हैं, इसके बारे में क्या, सपोज आपने इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे शेयर खरीदा, बैलेंस शीट में दिखेगा। अगर आपने एक शेयर में इन्वेस्ट किया तो एक्स लिमिटेड का अगर शेयर खरीदा तो आपके बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन या शेयर इन एक्स लिमिटेड 10,000 का, आपने 100 शेयर खरीदा है
एट द रेट ऑफ 50 ईच, तो 5,000 का यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब ये आपने खरीदा था, सपोज करते कौन सी तारीख को, आज खरीदा था, चलिए 18/11/21 को आपने ये शेयर खरीदा। बैलेंस शीट कब बनेगा? 31 मार्च को बनेगा 22 में। शेयर आपने 50 रुपए में खरीदा था, आज शेयर का रेट फ्लक्चुएट करता है और मार्च जब आया तो इसका रेट बढ़ करके 60 रुपया हो गया था। बेटा टेल में आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हम उसे 5,000 में दिखाएं कि 6,000 में दिखाएं। मेरा बात समझ में आया? गॉट इट? इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन हम कॉस्ट पे करें कि करंट मार्केट प्राइस पर करें? तो यहाँ पर लोग अपने अपना एजम्पशन ले लेते हैं, अपने अपनी पॉलिसी बना लेते हैं कि नहीं जी हम तो जो भी मार्केट रेट होगा हम उस पर दिखाएंगे, तो कुछ इसे 6,000 पर दिखाएंगे, कुछ बोलते हैं नहीं वॉट एवर बी द रेट आई एम गोइंग टू शो इट एट कॉस्ट, सो आई विल शो इट एट द 5,000. So in case of valuation of investment, we have different accounting policy which can be adopted by different organization. Got it? Similarly, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, अब डेप्रिसिएशन का अलग अलग मेथड होगा तो फिक्स्ड एसेट का भी तो अलग अलग वैल्यूएशन हो सकता है ना। कोई एसएलएम पर करेगा, कोई डब्ल्यूटीवी पे करेगा, तो फिक्स्ड एसेट का वैल्यू भी अलग अलग हो जाएगा। तो 4 नंबर सिर्फ एग्जांपल दे रहा है, आपको आइडिया दे रहा है कि कहाँ कहाँ अलग अलग एंटरप्राइज अलग अलग पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते हैं या करेंगे। So this point number 4 gives only examples. अब out of many methods, out of for example 8 methods of depreciation, 4 methods of inventory valuation, हमें एक मेथड सेलेक्ट करना होगा अपने बिजनेस के लिए जो मुझे सबसे ज्यादा सूट करता है, तो सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के लिए, ओनली फॉर 1 मार्क्स, कि हम सेलेक्ट करेंगे आउट ऑफ मेनी पॉलिसी, एक पॉलिसी सेलेक्ट करेंगे। कैसे सेलेक्ट करेंगे, किस क्राइटेरिया पर सेलेक्ट करेंगे, तो 3 चीज डिसाइड करता है। ये वर्ड याद कर लो बेटा, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मटेरियलिटी। प्रूडेंस का मतलब क्या? राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, जो मैंने कहा था रैशनल डिसीजन लेना, जो हमारे लिए बेस्ट सुटेड है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। मटेरियलिटी का मतलब रेलिवेंट, मटेरियल का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। मटेरियल का मतलब होता है रेलिवेंट, जो हमारे लिए सही है उसको तो हमें लेना ही पड़ेगा, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, दिस हैज टू बी। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का क्या मतलब होता है? ये वर्ड पहली बार आप लोग सुन रहे होगे शायद, ये तीनों वर्ड सुना है क्या? अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट करना है, राइट? सेलेक्ट करने में क्या क्या क्राइटेरिया है, तो बेटा याद कर लो ये 3 वर्ड, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मटेरियलिटी। चौथा नहीं, ये 3 ही है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब क्या है? फॉर्म का मतलब होता है रिजिड फॉर्म, क्या होना चाहिए। फॉर्म का मतलब होता है व्हाट इज, क्या है, सॉरी व्हाट इज, क्या है। सब्सटेंस का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। इसका मतलब नहीं समझ में आया, थोड़ा सा डिटेल में आते, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ए इज अ व्हाट शुड बी, यहाँ स्पेस है अपने पास, हम यहीं पर लिखते हैं। मिस्टर ए हैज अडॉप्टेड अ चाइल्ड, इसने एक बच्चे को अडॉप्ट किया। अडॉप्टेड से मिस्टर और स्टॉप, अडॉप्टेड सी, सी को अडॉप्ट किया। सी का ओन फादर या बायोलॉजिकल फादर बोलना चाहिए इज मिस्टर बी, बी का बेटा है एंड अडॉप्टेड बाय मिस्टर ए। ठीक है, अब जब सी के एडमिशन की बात आएगी स्कूल में, तो वहां पर फादर्स नेम में किसका नाम लिखाएगा? मिस्टर ए। ए होना चाहिए, एक्चुअल क्या है? व्हाट इज हु इज हिज फादर? मिस्टर बी। ये है फॉर्म, रिजिड फॉर्म, क्या है? बी इज हिज फादर।
सब्सटेंस बोलता है क्या होना चाहिए, लेकिन लिखाना किसका नाम चाहिए, तो ए का। थोड़ा समझ में आया? अब हमारा अकाउंट्स इज बेस्ड ऑन सब्सटेंस, वो सब्सटेंस को मानता है, रिजिड फॉर्म को नहीं मानता। सब्सटेंस ओवरराइड फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, या वर्ड देखो क्या लिखा है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस का क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू ज्यादा है किसके ऊपर, क्या है। अकाउंट्स इज बेस्ड ऑन क्या होना चाहिए, नॉट ऑन दिस कि क्या है। समझ में आया? एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मिस्टर एक्स एक कार खरीद रहा है, एक एसेट खरीद रहा है, फिक्स्ड एसेट खरीद रहा है हायर परचेज में। किसमें खरीद रहा है बेटा, हायर परचेज में। हायर परचेज आपको पता है क्या होता है, यू नो व्हाट इज हायर परचेज? लॉ में थोड़ा बहुत पढ़ा था क्या, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सर ने पढ़ाया था। मैम अभी सामान ले जाते हैं, उसको 2-3 दिन तक टेस्ट करेंगे, उसके बाद परचेज करेंगे। चलो रिटर्न बेसिस आप बोल रहे हो। हायर मैम, बोलो। हायर परचेज मतलब है ना, उस सामान का इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगा और इंस्टॉलमेंट उसका में लास्ट, पेमेंट होगा। हाँ हाँ, जब पूरा पेमेंट कर देंगे तब ओनरशिप मतलब मिल Yes. जाएगा। देखो 3 वर्ड है, एक सेल है, एक इंस्टॉलमेंट सेल है, एक हायर परचेज सेल है। हायर परचेज नॉट सेल, हायर परचेज। सेल और इंस्टॉलमेंट सेल में एक चीज कॉमन है, ओनरशिप अभी अभी मिल जाता है। सेल में क्या है कि आप पूरा पैसा देखिए अभी ले गए, इसी का एक तरीका इंस्टॉलमेंट सेल में कि आपने डाउन पेमेंट दे दिया, डे पे दे दिया। सपोज आप गाड़ी खरीद रहे हो 5 लाख की, तो बोलता है 2 लाख अभी दे दो और बाकी कितना बचा, 2 लाख माइनस करके 3 लाख, तो 3 लाख 6 इंस्टॉलमेंट में दे देना, 50-50 हजार करके दे देना, इंस्टॉलमेंट में ले लो। लेकिन ओनरशिप इंस्टॉलमेंट सेल में अभी मिलेगा। इंस्टॉलमेंट सेल में ओनरशिप अभी मिलता है, लेकिन पेमेंट आप धीरे धीरे करते हो, ये इंस्टॉलमेंट है। हायर परचेज में भी धीरे धीरे पैसा जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ओनरशिप लास्ट में मिलता है। समझ में आया? इंस्टॉलमेंट सेल और ओनरशिप में क्या डिफरेंस है? इंस्टॉलमेंट सेल और हायर परचेज में सिमिलैरिटी क्या है, इसमें भी डाउन पेमेंट जाता है, इसमें भी डाउन पेमेंट जाता है, और 50,000 का सपोज करो 6 इंस्टॉलमेंट, इसमें भी 50,000 का 6 इंस्टॉलमेंट, बिल्कुल सेम। बट ओनरशिप सेल है ना, सेल में राइट नाउ पहले दिन ही ओनरशिप चला गया हमारे बायर को, लेकिन हायर परचेज में ओनरशिप जाएगा लास्ट में। ये है हायर परचेज। समझ में आया? नाउ आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ हायर परचेज। अब आप एक बात और बताओ बेटा, बैलेंस शीट में एसेट का क्वालिटी होता है, कौन सा एसेट यहाँ होता है? 3 क्वालिटी होता है, आपको पढ़ाया है मैंने। मेरी बैलेंस शीट है, मिस्टर ए की बैलेंस शीट है, तो कौन सा एसेट यहाँ आएगा? पहला केस, पहला कंडीशन क्या है? 3 कंडीशन होता है बेटा, एक बार रिवाइज कर लो। मस्ट बी ओन्ड बाय, लिखा था। ए की बैलेंस शीट में वही एसेट आएगा जिसका मालिक ए है। अगर ए उसका मालिक नहीं है तो उसके बैलेंस शीट में वो एसेट नहीं दिखेगा। दूसरा, मेजरेबल इन मनी, ये सब पढ़ चुके हैं, याद आ रहा होगा। मनी में अगर नाप सकते हैं तभी उसके बैलेंस शीट में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तीसरा क्या था? फ्यूचर में कैपेबल ऑफ गिविंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन फ्यूचर, फ्यूचर बेनिफिट देगा। ये थोड़ा मैंने रिवाइज करा दिया। ए की बैलेंस शीट में पहला पॉइंट कहता है एसेट तभी आएगा जब वो उसका मालिक है। अब मिस्टर एक गाड़ी खरीद रहा है हायर परचेज में। अब आप मुझे ये बताओ, क्या वह गाड़ी उसके बैलेंस शीट में आएगा या नहीं आएगा? वो मालिक अभी नहीं बना है, मालिक बनेगा लास्ट इंस्टॉलमेंट देने पर, क्योंकि उसने हायर परचेज में खरीदा है। टेल मी इसके बैलेंस शीट में आएगा कि नहीं आएगा? मैम कार नहीं आएगा। और बच्चे आंसर करो। नहीं आएगा मैम। बैलेंस शीट में वही आना चाहिए जिसका वो ओनर है। कार खरीदा है हायर परचेज में, ओनर बनेगा 3 साल बाद जब लास्ट इंस्टॉलमेंट देगा, तो इसके बैलेंस शीट में नहीं आना चाहिए। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये फॉर्म करता है, रिजिड फॉर्म करता है।
फैक्ट यही है कि उसके बैलेंस शीट में नहीं आएगा, लेकिन होना क्या चाहिए? सब्सटेंस, व्हाट शुड बी। वो खरीदा है, इंस्टॉलमेंट दे रहा है और आना फ्यूचर में चाहिए। भी दे देगा। सब्सटेंस कहता है व्हाट शुड बी, आना चाहिए। हमारा अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन सब्सटेंस, क्या है उससे मतलब नहीं, क्या होना चाहिए उसको फॉलो करता है। सब्सटेंस का वैल्यू ज्यादा है, फॉर्म एक वर्ड बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, अकाउंट्स लॉ के लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं, सब्सटेंस ओवरराइड फॉर्म। 3 वर्ड मैंने कहा, सब्सटेंस ओवरराइड, ओवरराइड फॉर्म, मतलब फॉर्म के ऊपर सब्सटेंस है, सब्सटेंस जो बोलेगा वही होगा, हम फॉर्म को नहीं मानेंगे। और आगे चल के आप अगर हायर परचेज पढ़ोगे चैप्टर, तो आप देखोगे ये कार ए का आज नहीं हुआ, लेकिन तब भी उसके बैलेंस शीट में आएगा। क्या फॉलो कर रहा है, कौन सी पॉलिसीज में अडॉप्ट करने में सहायक है, ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये कहता है आपकी बैलेंस शीट में आना चाहिए। और ये आएगा, आप हायर परचेज पढ़ोगे आगे। सिर्फ मैम ये लेकिन कार को बैलेंस शीट में लिख देंगे तो हाँ, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो तो उसको बात तो का बात अभी छोड़ दो, अभी हायर परचेज हम नहीं पढ़ा रहे हैं, डोंट गो देयर, फंस जाएंगे। ठीक है, जब पढ़ना तब वहां पर जो भी सर पढ़ाएंगे तुमको उनसे पूछना वो बात, लेकिन वो मिस्टर ए के बैलेंस शीट में आएगा। और इतना ही नहीं, कार का डेप्रिसिएशन भी खर्च के रूप में ए के पीएल में आएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी बात हमको समझानी थी आपको सब्सटेंस ओवर फॉर्म के लिए, ये जरूरी है इन वर्ड्स को जानना। सब चीज रट लेना कहीं ना कहीं तो रटना ही पड़ता है, लेकिन अगर थोड़ा सा समझ ले, कभी फ्यूचर में भी जब भी आप पढ़ोगे इस चैप्टर को, इस 3 वर्ड को, आपको याद रहेगा कि हाँ फाउंडेशन में हमने कवर किया था, थोड़ा ही सही, वी हैव एन आइडिया। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, पॉलिसी बहुत सारे हैं, सिलेक्शन करना एंटरप्राइज को है, एंटरप्राइज आउट ऑफ मेनी पॉलिसी सेलेक्ट करता है अपने लिए। तो 5 नंबर बोलता है कि सिलेक्शन ऑफ पॉलिसी किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है, तो ये तीनों याद कर लेना। क्या प्रूडेंस बोलता है रैशनल डिसीजन लो, राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। सब्सटेंस का वैल्यू जाता है, फॉर्म का वैल्यू नहीं है, फॉर्म बोलता है व्हाट शुड, व्हाट इज, इसको हम महत्व नहीं देते, वी टेक द वैल्यू व्हाट शुड बी। एंड मटेरियलिटी, भैया वो सारे पॉलिसी जो हमारे लिए रेलिवेंट है, डिसीजन मेकिंग के लिए जरूरी है, उसे हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा या करना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 कहता है अगर हम गलत पॉलिसी ले लिए तो क्या होगा, तो हमारा रिजल्ट मतलब नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट के आइटम्स या तो बढ़ जाएंगे या तो घट जाएंगे। ये 1 नंबर का आंसर बेटा, ये दोनों अंडरलाइन मतलब ये फिल इन द ब्लैंक में रहता है कि अगर हम इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी खरीदे क्या असर पड़ेगा, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे परफॉर्मेंस को या तो बढ़ा देगा, मतलब नेट प्रॉफिट को या तो बढ़ा या घटा देगा, और फाइनेंशियल पोजीशन को भी एक्सेस दिखा देगा, फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड लायबिलिटीज का वैल्यू या कम दिखा देगा। ओके, तो ये 1 मार्क के लिए। अच्छा, अब आया 7 नंबर, लास्ट पॉइंट आज का। एक बार हमने पकड़ लिया फीफो, 5 साल चलाया, अब लगता है नहीं हमारे लिए वेटेड सही है, तो क्या हम चेंज कर सकते हैं या नहीं? बोलता है हाँ कर सकते हैं, अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकता है, अकाउंटिंग भी बोल रहा है, लेकिन सिर्फ 3 केस में कर सकते, ये याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली इन 3 केस वी कैन शिफ्ट फ्रॉम वन मेथड टू सेकंड, या डेप्रिसिएशन में एसएलएम से डब्ल्यूडीबी क्या हम जा सकते हैं, या एनी अदर मेथड में हम जा सकते हैं? आंसर इज यस। पॉइंट नंबर 7 बोलता है वी कैन शिफ्ट फ्रॉम वन मेथड टू अनदर मेथड or one policy to another policy, but only in 3 cases. Number 1, required by law, अगर कानून ऐसा कहता है। सपोज कंपनी लॉ, अभी तक हम कैश बेसिस कर रहे थे और कंपनी लॉ बोलता है अक्रूअल बेसिस करना है,
तो आप शिफ्ट करोगे ही, पॉलिसी को बदलना पड़ेगा। कानून ने कह दिया, हम कानून से बाहर नहीं है, कानून जो बोलेगा हमें वही फॉलो करना पड़ेगा। और कंप्लायंस विद सम एएस, किसी एएस को फॉलो कर, सपोज करो AS2 आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है AS2 में? इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होता है, कॉस्ट और NRV लोअर, पढ़ा है ना AS2 में। हम आपको पास्ट में ले जाते हैं, सपोज AS2 जब उस समय जब AS2 नहीं आया था, उस समय के पहले भी तो अकाउंट्स तो था ही, AS2 नहीं आया था, मिस्टर ए कभी कॉस्ट पे वैल्यू कर या हमेशा कॉस्ट पे वैल्यू करता था, सपोज करो उसने एक पॉलिसी बना ली थी कि आप अपने इन्वेंट्री का वैल्यू कॉस्ट पे करेंगे हर साल, साल दर साल। सपोज 19 और पुराना करना था, 1952 का उसका फर्म था, ईयर आफ्टर ईयर वो कॉस्ट पे इन्वेंट्री का वैल्यू कर रहा है, कब तक? जब तक AS2 नहीं आया। AS2 आया, उसके CA ने उसको बताया कि नहीं भैया मेथड तो बदल गया है, पॉलिसी बदलना पड़ेगा, अब कॉस्ट और NRV दोनों को लेना पड़ेगा, दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, जो लोअर होगा उसी में आपको वैल्यू करना पड़ेगा। क्या वो चेंज करेगा? बिल्कुल करेगा, in order to comply with AS2। ये दूसरा। पहला, कानून ने कहा तो आपको मेथड चेंज करना पड़ सकता है, ओनली आप कब चेंज, हमेशा नहीं चेंज कर सकते। ऐसा नहीं कि इस साल प्रॉफिट बढ़ा तो दूसरा मेथड ले लिए, प्रॉफिट को दूसरे साल घटाना है तो दूसरा मेथड कर लिए, तब आप नहीं चेंज कर सकते। कब कर सकते हैं? नंबर 1 बोलता है अगर कानून कह रहा है, नंबर 2 बोलता है अगर आपको किसी AS को फॉलो करना है, नंबर 3 बोलता है ना कानून बोल रहा है ना AS बोल रहा है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है हम बदल देंगे अगर पॉलिसी को, तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन और सटीक होगा और एप्रोप्रिएट होगा। अभी तक आप वेटेड एवरेज में जा रहे थे, डेप्रिसिएशन का मेथड, सेकेंड मेथड WDV मेथड में जा रहे थे, लेकिन आपको नॉलेज हुआ, जानकारी हुई, नहीं हमारे लिए सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड हमारे बिजनेस के लिए ज्यादा सुटेबल है, आप चेंज कर सकते हो। गॉट इट बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 7 नंबर, नॉलेज के लिए भी, एग्जामिनेशन के लिए भी। हम पॉलिसी को कब बदल सकते हैं? आंसर इज, देखो थ्योरी पूरा ऐसा है, पॉलिसी आपने एक बार अडॉप्ट कर लिया, ईयर आफ्टर ईयर आपको उसे ही फॉलो करना है, इट शुड नॉट बी चेंज्ड, इट शुड नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, क्या हम बदल सकते हैं? आंसर इज यस, ओनली इन 3 केस। नंबर 1 रिक्वायर्ड बाय लॉ, नंबर 2 फॉर अ कंप्लायंस विद AS, नंबर 3 अगर हम लोग को ऐसा लगता है कि चेंज से हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाएगा, it would result in more appropriate presentation of financial statement. Got it? Is it okay? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर था। पॉलिसी का मतलब क्या, तो पॉइंट नंबर 2 को देखना, पॉलिसी का मतलब कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन, बस। पॉइंट नंबर 4 बोलता है अलग अलग जगह अलग अलग पॉलिसी, आउट ऑफ मेनी हमें कुछ सेलेक्ट करना है, कैसे सेलेक्ट करेंगे? पॉइंट नंबर 5 बोलता है 3 चीज को ध्यान रखो, प्रूडेंस, सब्सटेंस ऑफ फॉर्म एंड मटेरियलिटी। एक बार आप सेलेक्ट कर लो, ईयर आफ्टर ईयर इट शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। क्या हम बोल रहे हैं? कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली का मतलब लगातार एक जैसा पॉलिसी फॉलो करना है, इट शुड नॉट बी चेंज्ड। बोलते ना गाड़ी चला रहे हो तो कंसिस्टेंटली चलाओ, स्पीड को मेंटेन करो, कभी आप खूब तेज चला रहे हो, कभी आप ब्रेक लगा दे रहे हो, ऐसा गाड़ी नहीं चलाओ। तो वैसे अपने बिजनेस की गाड़ी जब चला रहे हो तो पॉलिसी शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड। तो क्या हम कभी नहीं बदल सकते? ऐसा नहीं है, हम बदल सकते हैं। कब बदल सकते हैं? पॉइंट नंबर 7 कहता है 3 केस में हम इसे बदल सकते हैं, दैट्स इट। गॉट इट? Yes, ma'am. चलिए, तो यूनिट नंबर 7 इज ओवर। 8 2 क्लास और लग जाएगा बेटा, इसमें 2 क्लास में कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो कल आपका कोई क्लास है क्या?
सेम टाइम मैथ्स का 3 बजे से। 3 बजे से ना, तो अगर हम मैसेज करेंगे आपको, अगर होगा तो हम कल की क्लास ले लेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. हम व्हाट आई वांट कि सैटरडे तक हम ये चैप्टर 1 ओवर कर दें, ओके? सो यस मैम। ठीक है ना? तो वी हैव कवर्ड यूनिट 1 आज हमने कवर किया है और यूनिट 6 कवर किया है। 3 हमें कवर मैंने नहीं करना, आपको खुद पढ़ना है। यूनिट 4 भी कवर हो चुका है क्योंकि इसमें कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बाकी बच गए 2 3 4 हो गया, 5 7 एंड 8, 4 और है अभी, तो कम से कम 2 क्लास तो और लगेंगे ही, राइट? अब आज तो ओवर कर देते हैं, आज थोड़ा लेट भी क्लास स्टार्ट हुआ तो कम कवरेज हुआ, बट ओके, जो भी पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेना, जितना पढ़ा है उतना ही रिवाइज करना, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओके? Yes, ma'am. यस Thank you, मैम। ma'am. क्लास ओवर करें अब? यस मैम। तो Thank you, ma'am. थैंक यू वेरी मच।